बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज इसका है लेक्चर नंबर 8। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। पिछले चंद लेक्चर्स जो हमारे गुजरे उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और फिर उनकी एप्लीकेशंस भी सीखी। उसमें ग्रोथ और डिके मॉडल्स पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा और सॉल्व किया। फिर न्यूटन्स कूलिंग लॉ, फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी। आज के लेक्चर से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बजाय हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे पहले बताया जा चुका कि ये सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम आज के लेक्चर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द कोर्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में टाइप्स बताई कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। फिर हमने देखा कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इस तरह की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं तो दो लेक्चर्स हमारे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। जैसे कि ये डिफरेंशियल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसमें नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होती हैं। फिर इनमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर क्या मतलब है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मुराद है और उसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है, उसकी यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस के हवाले से, या फिर थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से फिर हम जो है रॉन्स्कियन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करने के लिए यूज होता है। रॉन्स्कियन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस को चेक करने के लिए। तो अब पहला जो कॉन्सेप्ट है उससे बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं जनाब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर ये क्या होती हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये देखिए ये लिखी है हमारे पास, ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप जानते हैं कि इसका पहले भी तज़किरा हो चुका है कि ये जो an-1 और a1x एंड a0x और राइट साइड पे जी, ये सारे फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं या हैं, या इसकी ये फॉर्म भी लिखी जा सकती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये नोटेशन का फर्क है वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है। तो यहां बताया जी कि वेयर a0, a1x एंड anx आर अप टू gx आर फंक्शंस ऑफ x। स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ये जो पहला जो कोफिशिएंट है, एक्चुअली दीज आर द कोफिशिएंट्स, ये जो पहला कोफिशिएंट है ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, anx। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये कौन सी है? इस डिफरेंशियल, चूंकि अगर ये वेरिएबल्स हैं तो इसे कहेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं। However, we shall first study the differential equation with the constant coefficients, that is equation of the type this.
देखिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये फंक्शंस ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, नंबर गोया के 2 3 4 लाइक नंबर्स लाइक दिस। पहले फेज में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और इसके बाद जो फेज शुरू होगा वहां हम विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो याद रखें, अब ये दूसरी फॉर्म लिखी गई है इसकी। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त आपके सामने जो दूसरी इक्वेशन लिखी है, दिस इज अगेन a higher nth order linear differential equation. However, this time the coefficients are constants. A1, A2 and up to AN are the real constants. Okay जी। अब हम कहते हैं जी नेक्स्ट है, इसमें आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं कि अगर राइट साइड पे जो टर्म है g ऑफ x ये जीरो हो जाए तो इसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट साइड पे आप देखिए यहां इस इक्वेशन में लिखी हुई है जो इक्वेशन, इसमें राइट साइड पे जीरो है, सो हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो हमने पहले जिसमें जी एफ एक्स भी था उसमें राइट साइड पे जीरो रखी है, तो हम कहेंगे ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन के से एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम कहेंगे दिस इज द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम नॉन जीरो फंक्शन जी ऑफ एक्स जो राइट पे था। तो ये क्या कहलाएगी, अगर राइट साइड पे जीरो है तो इसे क्या कहेंगे, ये एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अगर साथ कोई नॉन जीरो फंक्शन अवेलेबल है या लाइक जी ऑफ एक्स तो इसे कहेंगे ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब हम देखते हैं जी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पहले भी पढ़ी है, उसकी शक्ल क्या थी, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैं जरा दोबारा से आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, dy by dx is equal to fxy, this was the general form of the initial value problem, x is equal to t is equal to x naught। ये जब t इन्वॉल्व हो ना, चले इसे यूं कर लेते हैं, अगर ये हो हमारे पास तो फिर हम कहते हैं y is equal to x naught is equal to y naught। ओके, अगर ये हो ना फॉर्म तो फिर इनिशियल कंडीशन ये होती है, और अगर इसकी ये फॉर्म हो dy by dt या dx by dt रादर, और साथ यहां कोई फंक्शन ऑफ x है तो फिर ये फॉर्म होती है। तो हम इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में देख चुके हैं। तो यहां चूंकि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास अगर ये इस शक्ल की इक्वेशन हो, दिस इज द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, व्हाट y x naught is equal to y naught। क्या मतलब कि जब x की वैल्यू x naught है तो y की वैल्यू y naught है, फिर जब x की वैल्यू x naught है तो y डैश की वैल्यू y naught डैश है, और इसी तरह nth कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू x naught है तो y n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है एक्चुअली n माइनस वंथ डेरिवेटिव ना, तो उस वक्त हम कहते हैं जी कि y नॉट n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू। तो ये क्या है, n कंडीशंस हैं। तो इस सारी इक्वेशन को सब्जेक्ट, इस इक्वेशन को और इन कंडीशंस को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम कहते हैं जी कि ये nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहां पे याद रखें जब हम ये कह रहे हैं ना y नॉट डैश, बेसिकली दीज आर कांस्टेंट्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करते रहे फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो हम यूं लिखते थे y नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो आप नोट कीजिए कि ये कांस्टेंट है कोई, सही। तो यहां y नॉट और y नॉट डैश
एंड अप टू y नॉट n माइनस 1 डेरिवेटिव, ये सारे क्या हैं, दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और ये किस ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, nth ऑर्डर की। आप गौर कीजिए, तो चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर nth है, लिहाजा इसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी तादाद भी क्या होगी, n होगी। तो इतनी इनिशियल कंडीशंस होंगी तो बात, जो सिस्टम है इसे फिर कहते हैं सिस्टम क्लोज्ड है। जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी कंडीशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम पहले बात कर चुके कि ये हम इन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। वी सीक द सॉल्यूशन ऑन सम इंटरवल कंटेनिंग एन एक्स नॉट। हम असल में इस क्या करते हैं कि जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, उस वक्त हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, या कहना चाहिए हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे होते हैं किस इंटरवल में जहां पे एक्स नॉट लाई करता, या ऐसे इंटरवल में सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे होते हैं जहां एक्स नॉट कंटेन्ड हो। अब एक पर्टिकुलर इसी बात को, वो जनरल केस था, nth ऑर्डर इक्वेशन थी। अब हम इसी को एक स्पेसिफिक बात के लिए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास n2 है, क्या मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, 2, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस सूरत में हमें दो कंडीशंस रिक्वायर होंगी। तो उस जनरल फॉर्म को जो पीछे हमने अभी पढ़ी, आप स्पेसिफिक सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ये देखिए a2x d2y by dx स्क्वायर प्लस a1x dy by dx प्लस a0x इंटू y इज इक्वल टू g of x। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड y डैश x नॉट इज इक्वल टू y नॉट डैश। तो ये क्या कहेंगे हम, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मुराद है। पहले हमने जब बात की थी तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के हवाले से बात की, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की। अब हम हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है। ओके, अ फंक्शन satisfying the differential equation on I, some interval, whose graph passes through x naught y naught such that the slope of the curve at the point is the number y naught dash is called solution of the initial value problem। तो हम देखते हैं कि solution of, जब हमने वो की थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं कि वो जो ग्राफ ऑफ दी सॉल्यूशन है वो उस पॉइंट में से जरूर गुजरे। ये पॉइंट कौन सा है, असल में जैसे ये कहने का मकसद ये इसका ये होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। जब हम ये कह रहे हैं ना, बेसिकली देखिए, तो ये जो इनिशियल कंडीशन है ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर रही है एक्स नॉट वाई नॉट। तो हम बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं जो इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। तो वो जो कह रहे हैं जी कि हुज ग्राफ पासेस थ्रू दिस पॉइंट, वो यही मतलब होता है कि वो, देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उस वक्त जो है उसके सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है। ठीक, तो अब जब यूनिक हो सकता है तो इसका मतलब है हम ऐसा उसका जो ग्राफ होगा उसके सॉल्यूशन का, वो सर्टेनली इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, इनिशियल कंडीशन है, इस पॉइंट को सर्टेनली सेटिस्फाई करेगा। तो यही इसमें, तो सच दैट अब उसका स्लोप जो होगा वो क्या है, वो y नॉट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम फिर कहते हैं जी सॉल्यूशन उस फंक्शन को जो ये दो बातें सेटिस्फाई करे। एक तो वो उस पॉइंट में से गुजर रहा हो और दूसरा उसका स्लोप जो है y नॉट डैश हो। तो इसको हम कहेंगे ऐसे फंक्शन को सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
नेक्स्ट, जैसे हम पहले भी एक क्वेश्चन ये बात कर चुके कि क्या ये सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं। तो अब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी सी बात फर्क होगी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के यूनिक और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस जो है थ्योरम की निस्बत, यहां कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएंगी या फर्क होंगी। पहले हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा है किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। अब चूंकि हम हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फर्क हैं। वो क्या है, इस थ्योरम की में देखते हैं। इस थ्योरम को कहते हैं जी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन, या यूं भी कह सकते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए कौन सी जी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए नॉट एक्स, ए वन एक्स, देन ए एन एक्स and g of x be continuous on an interval I। कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि a नॉट, a1, an and gx ये क्या है, सारे फंक्शंस ऑफ x हैं। इस पे कंडीशन ये है जी कि ये सारे फंक्शंस ऑफ x जो हैं कंटिन्यूस हों ऑन सम इंटरवल I। अगली बात, एंड लेट a and x is not equal to 0, ये नॉन जीरो हो। जो हायर ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म है, उसको कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो। फॉर एवरी x इन द इंटरवल, कि हर वैल्यू के लिए वो नॉन जीरो हो कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद कहते हैं जी इफ x इज इक्वल टू x नॉट इज एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, अब कोई पॉइंट ले लिया उस इंटरवल से, देन सोल्यूशन y ऑफ x ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1, जो हमने जो सबसे पहली आज डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, हम उसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट एंड यूनिक। इसका मतलब ये हुआ, सादा सी बात है, दो बातें। क्या रिक्वायरमेंट है कि एक तो जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट बात हो रही है, कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूस हो, और जो राइट साइड पे फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो। और दूसरी बात कि ए एन जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो फिर हम कहेंगे कि उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए, या ये जो थ्योरम में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी या जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात सीखी, इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल ये है जी, द फंक्शन क्या है जी, फंक्शन y इज इक्वल टू 3e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक, ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 12x, और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है कि y जीरो इज इक्वल टू 4, यानी हम कहेंगे कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 4 है, एंड व्हेन x इज 0 देन y डैश इज 1, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। अब देखें, हम चाह रहे हैं कि ये हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है, क्या ये इस इनिशियल, ये जो स्टेट की गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम ये बात पहले भी सीख चुके हैं कि हमें ये जो जिसको हम कहना चाह रहे हैं या जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप देखिए, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और खुद y है। इसका मतलब है
to verify whether this function is solution of this differential equation or not, we have to plug in this y into this equation. Okay, उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. ओके, देखें यहां डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चले मैं आपके लिए फाइंड कर देता हूं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा, y डैश दिस इज इक्वल टू 3e रेज़्ड पावर x. तो आपको पता है 3 का तो डेरिवेटिव ये साथ कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और e रेज़्ड पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू 2e रेज़्ड पावर 2x, यानी पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहां क्या आएगा माइनस 2e रेज़्ड पावर माइनस 2x और माइनस 3. और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 6 और e रेज़्ड पर फिर 2x का डेरिवेटिव, दैट विल बी 2e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस, यहां पे भी x है माइनस, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा और 4 बन जाएगा e रेज़्ड पर माइनस 2x. और अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0. यहां आपको पता नहीं ये -2 अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x बन जाएगा. लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज 12 e रेज़्ड पर 2x प्लस 4 e रेज़्ड पर, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई. अब हम ये सेकंड डेरिवेटिव भी पुट करेंगे इसमें, और -4 इंटू y की वैल्यू भी पुट करेंगे. जब हमने ये लेफ्ट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये जनाब हमारे पास y की वैल्यू साथ उससे 4 से मल्टीप्लाई. ये जब हमने जो सिंप्लीफाई किया तो ये देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यू विल गेट 12x. तो आप अपनी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें देख सकते हैं कि यहां राइट पे 12x ही है. इसका मतलब है जब हमने ये सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल मिल गई, लिहाजा हम कह सकते हैं ये सोल्यूशन है. यहां एक और चीज नोट करने की है, याद रखिए जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो वो जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं उनको भी सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको भी सोल्यूशन को फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन, वो जो जिस फंक्शन के बारे में कह रहे हैं वो सोल्यूशन है. ओके, अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था जिसको हमने सोल्यूशन करना था प्रूफ, वो था ये हमारे सामने लिखा हुआ है 3e रेज़्ड टू पावर 2x प्लस e रेज़्ड पर माइनस 2x माइनस 3x. ओके, पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू जी, क्या थी पहली इनिशियल कंडीशन, दैट वाज 4. ओके, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, देखते हैं. इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 4 है. ठीक, तो मैंने y की जगह 4 रख दिया, और इसी तरह यहां 3e रेज़्ड पर 0 प्लस e रेज़्ड पर 0 माइनस 3 इंटू 0, सो यू विल गेट 4. 3e रेज़्ड पर 0 क्या होगा, 1, ये 3 आ गया, और e रेज़्ड पर 0 1. सो देखिए आप गौर कीजिए तो ये 4 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन भी ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली यू कैन सी फॉर y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है दिस इज द solution of the initial value problem. तब हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं यहां, बड़ी अहम बातें, बहुत गौर से सुननी है आपने. द इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल. जो हमने इक्वेशन कंसीडर की थी वो लीनियर थी. क्या थी इक्वेशन, y डबल डैश 4y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12x. सॉरी, ये जनाब हमारे पास इक्वेशन थी. अब आप गौर कीजिए तो क्या है जी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहली बात, इसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं. इसमें g ऑफ x जो फंक्शन है, कांस्टेंट तो कंटिन्यूस होते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. ओके, और इसमें राइट साइड
जो पे फंक्शन है जी ऑफ एक्स की जगह वो क्या है 12x, तो 12x तो पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल फंक्शंस भी कंटिन्यूस होते हैं फॉर एवरी रियल वैल्यू। अब ये मैं क्यों बातें चीजें कर रहा हूं, ये जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है ना उसमें यही चीजें, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस जो ये जो इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं क्या उसमें वो सारी बातें या जो बातें हम रिक्वायर करते हैं यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन के लिए, क्या वो ट्रू है। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर है, ओके, फिर देख रहे हैं जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो कंटिन्यूस होते हैं, ओके, ये भी बात उस थ्योरम में ये था ना जी कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, कंटिन्यूस हो, ओके। इसके बाद हमने राइट साइड पे जो 12x है वो जी ऑफ एक्स की जगह 12x भी कंटिन्यूस है क्योंकि 12x पोलिनोमियल है। इसका मतलब है एक और चीज हमने देखी, इसका जो कोफिशिएंट है हायर ऑर्डर टर्म डेरिवेटिव टर्म क्या है जी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इसमें है y डबल डैश और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है हेंस दिस सॉल्यूशन जो अभी हमने प्रूव किया है कि ये सॉल्यूशन है इज द यूनिक सॉल्यूशन। किस बुनियाद पे हमने कहा, हमने उस थ्योरम की बुनियाद पे कहा जो अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन का थ्योरम पढ़ा, उसमें यही रिक्वायरमेंट्स थी। तो लिहाजा हमारे पास वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एक और एग्जांपल इसी हवाले से हम करें, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगेन दिस इज द थर्ड ऑर्डर इनिशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर linear differential equation with constant coefficients and right side is 0, so it is homogeneous problem। अब देखते हैं जी, याद रखें जो होमोजीनियस प्रॉब्लम होती है इसके बारे में पहले बात कर चुका, जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये ट्रिवियल सॉल्यूशन की एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी और मैंने वहां बताया था आपको कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ करता है। तो यहां देख लें वही बात हमारे सामने है, क्लियरली द प्रॉब्लम पोजेसेस द ट्रिवियल सॉल्यूशन। व्हाट, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास होता है जनाब y इज इक्वल टू 0, ये है जी, ओके। अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं चीजें क्या है जी। द इक्वेशन इज होमोजीनियस, ओके, जो हमारे पास इक्वेशन है होमोजीनियस है। The coefficients of the equation are constants, बिल्कुल ठीक, constant है coefficient, being constant the coefficients are continuous, जो constant है इस वजह से continuous है। इसके अलावा क्या है, the leading coefficient, highest order derivative term का जो coefficient है वो क्या है, that is 3 और ये 3 नॉन जीरो है। इसका मतलब है hence y is equal to 0 is only solution of the initial value problem। इसका यही यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, अब हमने जो दो प्रॉब्लम कंसीडर की, बल्कि जो हमने यूनिक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा, उसकी ये शर्त थी कि एन जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर या लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो। भाई अगर ये 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, जब कोफिशिएंट नॉन जीरो हो उसके लिए बात की, अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट जब 0 हो। तो कह रहे हैं जी कि अगर ये इफ a and x is 0 इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे आज हमने स्टार्ट लिया था, फॉर सम x बिलोंगिंग टू i, देन कि यानी ये जो कोफिशिएंट है किसी x की वैल्यू के लिए 0 है, ओके। तो फिर हम क्या कहते हैं जी, अब दो पॉसिबिलिटीज, सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मे नॉट बी यूनिक, कि अब जरूरी नहीं है सॉल्यूशन यूनिक हो, एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अगली बात यही है, द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मे नॉट इवन एग्जिस्ट,
इस सूरत में ये भी हो सकता है कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट यूनिक ना हो, और वो ये भी हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करे, कि इस ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे। ओके, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ये बहुत केयरफुली देखनी है आपने एग्जांपल। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एंड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2xy y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड द इनिशियल कंडीशंस आर, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, दो कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन होगी y0 इज इक्वल टू 3 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1। देन अब देखिए हमारे पास ये, हमने ये देखना इस फंक्शन को बेसिकली वी आर गोइंग टू शो दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, तो अब देखें इसमें चूंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लिहाजा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, क्लियरली बहुत आसान है, 2cx प्लस 1 एंड y डबल डैश क्या होगा 2c। ठीक, नेक्स्ट हम जब ये सोल्यूशन इसमें प्लग इन करते हैं तो क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू पुट की विच वाज 2c माइनस 2x 2c, अब y डैश की वैल्यू पुट की एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। इसको सॉल्व किया, हमारे पास राइट साइड पे 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है 6 था ना राइट पे, तो y ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, हमारे पास ये 6 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं y0 इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है, इनको भी सेटिस्फाई करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, या जो सोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं। ओके, y0 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आएगा जी, बेसिकली आप देखिए तो हमारे पास जो सोल्यूशन था ना दैट वाज yc एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक, yc एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x है, सॉरी दिस इज x ओनली एंड प्लस c प्लस 3, सॉरी। तो ओके जी, इसमें देखें जब x की जगह 0 रखा, यहां 0 रखा तो c इंटू 0 आ गया, प्लस 0 प्लस 3, तो दिस इज इक्वल, ये देखें ये लेफ्ट साइड पे और ये 3 है, तो इसका मतलब यहां 3 है ना, कि जब x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 3 है। ओके, इसका मतलब है कि इस इनिशियल कंडीशन ने इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई किया है। इसी तरह आप दूसरी इनिशियल कंडीशन जो है y डैश 0 इज इक्वल टू 1 भी शो कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाती है, सो दैट फॉर एनी चॉइस ऑफ c। अब देखें जरा, ये जो सोल्यूशन हम जिसे कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के मौजूद होने के बावजूद आपने देखें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया और इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए दीज विल बी द डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब है सो दैट फॉर एनी चॉइस ऑफ c the function y satisfies the differential equation and the initial conditions. Hence, the solution of the initial value problem is not unique. इसका मतलब सोल्यूशन यूनिक नहीं है, बल्कि ये तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। चूंकि c की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपका ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है c की आप इन्फिनिट चॉइसेस ले सकते हैं, लिहाजा ये बेसिकली इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब स्पेशल नोट वो क्या है जी, कि हमारे पास किसी जब a नॉट जो है a n x इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 0 हो, जब a n x इज इक्वल टू 0 हो तो उस वक्त क्या होगा, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। द इक्वेशन इज लीनियर, ये जो हमने कंसीडर की ये लीनियर थी। द कोफिशिएंट बीइंग पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड द फंक्शन g of x इज इक्वल टू 6 बीइंग कांस्टेंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक, gx जो है ये भी इसे कंटिन्यूस कहना चाहिए, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। द लीडिंग कोफिशिएंट a2x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 0
एट x इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू, हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की, इसमें वो दूसरी वाली बात थी, कौन सी वाली, कि जब a टू x जो है वो 0 हो, तो इसका मतलब है जब हमने a टू x 0 वाली बात कंसीडर की तो हमें जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हेंस a टू x इज इक्वल टू 0 ब्रॉट नॉन यूनिकनेस इन द सॉल्यूशन, ब्रॉट नॉन यूनिकनेस इन द सॉल्यूशन। तो नतीजा ये निकला कि जब हमारे पास जो लीडिंग टर्म को या लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 होगा किसी x की वैल्यू के लिए, तो उस सूरत में हमें ये सूरत हाल हमारे सामने आ सकती है कि उस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक ना हो, और हत्ता कि ये भी हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। हमने ये दो बातें पढ़ी हैं अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा या जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी वो थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने देखी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। अब आज हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की शक्ल क्या होती है ये भी हमने पढ़ा। अभी एक और टर्मिनोलॉजी है, उसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या होती है, इसमें क्या फर्क है मेन, ये हम यहां इस डेफिनेशन में देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आर ग्रेटर, याद रखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एटलीस्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होना जरूरी है, इससे बड़ा ऑर्डर भी हो सकता है। हमेशा जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है उसमें चूंकि एक ही कंडीशन होती है, लिहाजा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही कहा करते हैं उसको। ताहम अगर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है y और इट्स डेरिवेटिव्स आर स्पेसिफाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, यही एक्चुअली डिफरेंस है। ये डिफरेंट पॉइंट से क्या मुराद है, स्पेसिफाइड या डिफरेंट पॉइंट से क्या मुराद है, अभी हम देखते हैं। जनरली अ प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म a2x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a naught x y is equal to g of x, subject to y of a is equal to y naught and y of b is equal to y1 is called a 2-point boundary value problem. The specified values y is equal to y of a is equal to y naught and y of b is equal to y1 are called the boundary conditions. वहां क्या कहते थे, इनिशियल कंडीशंस, यहां क्या कहेंगे, बाउंड्री कंडीशन। अब फर्क मैं वाजे करने लगा हूं, बहुत तवज्जो से बात समझनी है। आसान बात है, मुश्किल नहीं है। ताहम बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या फर्क होता है। अब आप देखें, जब हमने सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखी थी ना, तो उसमें कंडीशंस यूं थी, y ऑफ 0 सपोज इज इक्वल टू y naught and second one was y dash at 0 is equal to y naught dash। नोट करने की बात यह है कि देखें यहां दोनों वैल्यूज एक सिंगल पॉइंट पे स्पेसिफाई की गई हैं, ठीक है जी, सिंगल पॉइंट। और जबकि यहां जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है जी, y ऑफ a इज इक्वल टू y नॉट एंड y ऑफ b इज इक्वल टू y1। अब आप गौर कीजिए, तो जो वैल्यूज ऑफ y स्पेसिफाई की गई हैं वो 2 पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पेसिफाई की गई हैं। वो कौन से 2 डिफरेंट पॉइंट हैं,
2 पॉइंट्स ए और बी, वहां सिंगल पॉइंट था 0, तो अगर आपकी कंडीशंस सिंगल पॉइंट पे दी हों, भले वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाई की गई हो एट डिफरेंट पॉइंट्स, अब वो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो सकता है उसमें 3 पॉइंट पे वैल्यूज दी हो, तो वो क्या कहलाएंगी? फिर वो कहलाएंगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या फर्क है। जैसे हमने पहले बात की थी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में इनिशियल कंडीशंस कहां से आ रही होती हैं? ये अराइज होती हैं फ्रॉम द फिजिकल सिस्टम में से एक्चुअली आ रही होती हैं। जैसे हमने जब बैक्टीरिया ग्रोथ की बात की, तो वहां जो इनिशियल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है या नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, वही एक्चुअली क्या कर रही होती हैं? आपकी इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो आप वो कहते हैं जी कि एट t इज इक्वल टू 0, जो उस वक्त प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, दैट विल स्पेसिफाई योर इनिशियल कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशंस में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोई पाइप है, मैं जैसे फ्लूड, इसमें से कोई फ्लूड, ये एक पाइप है या 2 प्लेट्स हैं, उनके दरमियान आप समझिए कि ये फ्लो ऑफ फ्लूड है। हम एज्यूम करते हैं जी कि ये जो इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो ये कंडीशंस आ रही होती हैं, ये कैसे आ रही होती हैं, इनके फिजिकल मीनिंग होते हैं बाकायदा। बाउंड्री कंडीशंस के भी, ये भी फिजिक्स से आ रहे होते हैं या सिस्टम से आ रही होती हैं, जिस सिस्टम को वो गवर्निंग इक्वेशन या जिस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, ये अगर एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस लाइन ले लें, अगर सपोज नीचे वाली ये पाइप जो 2 प्लेट्स हैं, नीचे वाली प्लेट जो है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ऊपर वाली प्लेट थोड़ा ऊपर करके, तो किसी यानी डिस्टेंस, हम कहते हैं जी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, सपोज वो h है, यानी गैप जो है इसमें वो h है। ओके, तो हम कह रहे हैं जनाब कि अगर मैं ये कहूं कि जब x y 0 है, सपोज x एक्सिस पे y 0 होता है ना, तो हम कहते हैं जी कि उस वक्त वेलोसिटी वो 0 है। सपोज वेलोसिटी किसकी? फ्लूइड की। मैंने कोई एक जो है कंडीशन ऐसे कंस्ट्रक्ट की है। अब यहां से ऊपर गए तो अब y क्या है? y के अलोंग चेंज हुए हैं ना, हम h हाइट ऊपर गए हैं, तो इसका मतलब हम कहते हैं सपोज y इज इक्वल टू h, हम कहते हैं u जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 1, सपोज 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ इस तरह की। कि यानी अब क्या कहने का मतलब है कि नीचे वाली जो प्लेट है वो रेस्ट पे है, या यूं कहें कि नीचे वाली प्लेट पे जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है। u0 कहने का मतलब ये है। ये कुछ और भी डिटेल इसमें होती हैं, उसका बताने का भी, उसे नो स्लिप कंडीशन कहते हैं, उसकी मदद से हम ये u0 लिखते हैं। ये जस्ट मैं आपको बताने के चाह रहा हूं कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये भी किसी फिजिकल सिस्टम से आ सकती हैं। तो अब हम कह रहे हैं जी कि जब हाइट यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लेट जो ऊपर को है वो ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से h हाइट पे है, लिहाजा हम कह रहे हैं जनाब कि जब y h है उस वक्त हम कहते हैं जो ऊपर वाली प्लेट के साथ फ्लूइड है ये क्या है, इसकी वेलोसिटी 1 है। तो ये देखें एक फिजिकल फिनोमेना है कि 2 प्लेट्स हैं, उनके दरमियान फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और हमने वहां से देखा 2 बाउंड्री कंडीशंस आई हैं। अब आप गौर कीजिए तो देखें ये जो पहली बाउंड्री कंडीशन है या पहली कंडीशन है दैट इज स्पेसिफाइड एट y0, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल आप अज्यूम कर लीजिए u है, और दूसरी कंडीशन किस पे स्पेसिफाई की गई है? y इज इक्वल टू h पे स्पेसिफाई की गई। तो ठीक है जी। ओके जनाब, हमने अब ये बात सीख ली कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है।
तो मैं फिर ब्रीफली बता देता हूं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशन है वो किसी सिंगल पॉइंट पे स्पेसिफाई की जाती हैं, जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पेसिफाई की जाती हैं। ओके, solution of the boundary value problem. A solution of the boundary value problem is a function satisfying the differential equation on some interval I, containing points A and B. ये A और B कहाँ है? जो हमने अभी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की ना, तो उसमें ये x और y, x की वैल्यूज हैं। एट x इज इक्वल टू A दी गई आपको कंडीशन, एंड एट x इज इक्वल टू B दी गई कंडीशन, हुज ग्राफ पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स हैं? A y0 एंड B y0। जब हमने इनिशियल कंडीशन की पे सोल्यूशन की बात की तो उस वक्त हमने कहा था x0 y0, क्योंकि वहां सिंगल पॉइंट पे वैल्यू दी होती है। तो यहां 2 पॉइंट्स पे वैल्यू दी गई हैं। तो बेसिकली देखें, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन जब हम बाउंड्री वैल्यू या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम चाह रहे होते हैं कि वो सॉल्यूशन या उसको सॉल्यूशन मानते हैं जो जिसका ग्राफ जो है वो इन 2 पॉइंट्स को में से गुजरे। इसे यूं भी कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे हमने अभी देखा, मैंने बताया भी आपको कि इनिशियल कंडीशन के लिए भी या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए भी ये जरूरी होता है कि वो सॉल्यूशन जो है वो इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इसी तरह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में भी ये होता है कि वो जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे फंक्शन को हम सॉल्यूशन कहेंगे जो ये बातें सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सी? कि ये दोनों पॉइंट कंटेन कर रहा हो, या ये दोनों पॉइंट उस पे लाई कर रहे हैं उसके ग्राफ पे, या ये दोनों पॉइंट्स उस सॉल्यूशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो अब आपको थोड़ा फर्क भी पता चल गया होगा कि इनिशियल कंडीशन का जब सॉल्यूशन की बात करते हैं उस वक्त क्या मतलब होता है, और जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या फर्क होता है। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है या देखा गया कि देखेंगे कि हम किस तरह से इसके सॉल्यूशंस को चेक कर सकें कि वेदर दीज टर्म्स द फंक्शन आर सॉल्यूशन और नॉट। हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 3x² - 6x + 3। डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहले भी हमने कंसीडर की है। अब हम क्या कहते हैं जी, ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। देखें यहां ये वैल्यू किस पे स्पेसिफाई हुई है, x इज इक्वल टू 1 पे, और यहां वैल्यू स्पेसिफाई हुई है x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके, यहां हमारे पास देख सकते हैं ये वही प्रॉब्लम है। वैसे सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका तो 6x - 6, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दिस विल बी 6। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x² dy by -2x लेफ्ट साइड कंसीडर की है, तो -2x dy by dx + 2y इज इक्वल टू, अब देखें x², इसमें ये वैल्यू पुट कर दी सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं 6 ओनली, तो 6x² हो जाएगा माइनस यहां पे अब क्या पुट कर रहे हैं जी, ये वैल्यू dy by dx की, तो यहां से -12x² + 12x और प्लस 6x² - 12 + 6, तो ये देखें हमारे पास ये 12x और ये कैंसिल, और ये 6x² और 6x इस -12x² से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, राइट साइड पे 6। इसका मतलब है कि जो फंक्शन जिसके बारे में हमने बताना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, इसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अब हम देखते हैं कि क्या बाउंड्री कंडीशंस भी इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। तो उसके लिए देखें, हमारी पहली कंडीशन 1 पे थी, तो हमने सोल्यूशन में जब देखा पुट किया तो हमें राइट साइड पे 0, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह दूसरी कंडीशन को भी जब सब्स्टिट्यूट किया उस सोल्यूशन में तो उसको भी इसने सेटिस्फाई किया। देयरफॉर द फंक्शन y satisfies both the differential equation and the boundary conditions. Hence y is a solution of the boundary value problem. अब जनाब बिल्कुल जैसे हमने पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कुछ रिमार्क्स लिखे थे,
अब इसके लिए रिमार्क्स ये हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में 3 बातें हो सकती हैं। क्या जी? एक ये हो सकती है कि उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हों, जैसे हमने एक प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए की जिसमें वो सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के बावजूद वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, इसलिए कहा कि वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक नहीं। अच्छा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक हो, और ये भी बात हो सकती है कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट आप लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं कि किसी सिस्टम के लिए 3 बातें हैं, सिस्टम लीनियर इक्वेशंस के लिए। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा है तो यकीनन आप जानते होंगे, वहां भी हम कहते हैं जी कि कोई भी लीनियर सिस्टम जो है उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। ये 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में भी ऐसी बात है कि उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, या उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अ 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जी, कौन सी? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका सॉल्यूशन है सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस दीज। अब हम शो करते हैं, सिंस y इज इक्वल टू c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x यूजिंग y0 इज इक्वल टू 0 गिव्स c1 इज इक्वल टू 0। देखें ना, अब पहले ये बाउंड्री कंडीशन हम पुट कर रहे हैं, तो जब पहली बाउंड्री कंडीशन पुट की तो लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा। यहां देखें y0 means this is 0, c1 cos 0 चूंकि x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस c2 sin 0, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया। अब ये तो 0 होता है, sin 0 चूंकि 0 होता है, यहां से क्या है, sin this is 1, ठीक, तो यहां आ गया c1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सोल्यूशन आपका ये बन गया, यानी ये टर्म अब गायब होगी जब हमने एक इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, बल्कि रादर बाउंड्री कंडीशन। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो y π/2 0 गिव्स, अब आपके पास सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू c2 sin 4x। इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेफ्ट साइड पे 0 y की जगह आ गया, और c2 राइट साइड पे साइन क्या करेंगे, साइन 4x, 4x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो साइन 4x की जगह हम π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल गिव यू 0, दिस इज इक्वल टू c2 साइन क्या था जी, 4π/2, तो दिस इज एक्चुअली 0 इज इक्वल टू c2 साइन 2π, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फॉर एनी चॉइस ऑफ c इट फॉलोज दैट फॉर द प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू 0, y0 is equal to 0 and y π/2 is equal to 0, the solution is 1 parameter family, क्योंकि इसमें से C2 डिटरमिन ही नहीं हो पाए, यानी या कहिए कि ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई होगी, C2 की जो मर्जी वैल्यू हो, ये बाउंड्री कंडीशन जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर देखिए, मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि जहां जब हमने ये सब्स्टिट्यूट की कंडीशन, तो देखें लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे, ये आइडेंटिकली, इसे कहते हैं आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गई है कि C2 की भले कोई भी वैल्यू होती, तो ये दोनों साइडें, चूंकि इसमें C2 का रोल ही खत्म हो गया एक तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर एनी चॉइस ऑफ C2 इट फॉलोज दैट फॉर प्रॉब्लम दिस द सॉल्यूशन इज दिस, y is equal to c2 sin 4x। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। आज हम देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं। पहले ये डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम
एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस देखने के लिए कि क्या ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, हम एक क्राइटेरिया यूज करेंगे। वो क्राइटेरिया हमें बताएगा कि क्या गिवन फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं। ए सेट ऑफ फंक्शन, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है ना, तो फिर तो आपको ये क्लियरली फौरी तौर पे बात समझ आ जानी चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से क्या मुराद है। अ सेट ऑफ फंक्शंस f1x, f2x, fnx is said to be linearly dependent on an interval I if there exist constants c1, c2, cn not all zero such that। क्या आप जानते होंगे ये जब हम लिखते हैं ना इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मैं आसानी के लिए बात कर रहा हूं आपके u और v सपोज, तो मैं इसे लिखूं ना c1u प्लस c2v। तो मैंने ये कहूंगा कि मैंने ये वेक्टर जो हैं, ये जो लिखा है, ये इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर अलजेब्रा में ये कंसेप्ट बाकायदा मौजूद है। ओके, तो अगर आप योर कीजिए तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है किन का? इन फंक्शंस का f1 f2 अप टू fn। ठीक, तो अगर हम इसको जीरो रखें और इसको सॉल्व करें, या इसके नतीजे के तौर पे हमें ये जो कांस्टेंट्स हैं c1 c2 cn, बाज बुक्स वाले इसे वेट्स भी कहते हैं, नॉट ऑल जीरो, ये सारे जीरो ना हो, तो फिर हम कहते हैं जी कि ये फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि अगर हम ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकें कि ये जो सारे कांस्टेंट हैं c1 c2 अप टू cn, ये सारे क्या हों? जीरो हो जाएं, फिर ये राइट साइड का जीरो आए, तो हम कहते हैं जी कि ये फंक्शन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसकी ना फर्दर कुछ डिटेल्स देखते हैं। अब एक सिंपल केस लेते हैं कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है किसी सेट में, पहले हमने बात की है जनरल कि n नंबर ऑफ फंक्शंस है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है? 2 ओनली। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो इस तरह कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं आल्सो दैट द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल पे? I पे। दैट इधर c1, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है या c1 नॉन जीरो होगा या c2। अज्यूम कर लेते हैं कि c1 नॉन जीरो है, इसका मतलब है इसको हम डिवाइड करके इस तरह लिख सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस f1 और f2 क्या हैं? आपस में एक दूसरे का मल्टीपल है, कांस्टेंट मल्टीपल है। तो यहां से एक नतीजा निकला कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शन हो जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो या दो फंक्शंस हो और वो दोनों एक दूसरे का क्या हो? कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हैं। क्या हैं? डिपेंडेंट। क्योंकि देखें ना, हमने बात ही यहां से स्टार्ट की थी, हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट जो c1 c2 है इनमें से कोई एक नॉन जीरो है। जब नॉन जीरो है तो आप फिर डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है उसके नतीजे के तौर पे हमारे पास ये रिजल्ट आया कि ये उस सूरत में क्या होंगे? दोनों एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। यहां से ये नतीजा निकला कि अगर दो फंक्शंस ऐसे हों जो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हों तो ऐसे फंक्शंस को कहेंगे कि वे दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये सादा सा उसूल हमारे सामने आ गया कि अगर हमारे पास सिर्फ दो फंक्शंस हो तो उनकी लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करने का सादा सा तरीका है कि आप देखिए कि क्या वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अगर मल्टीपल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके जी, नेक्स्ट। इससे हमें ये कंक्लूड कर रहे हैं एनी टू फंक्शंस f1 f2 आर लीनियरली डिपेंडेंट
on an interval I if and only if one is the constant multiple of the other. यही बात हमने की अभी. Any two functions are linearly independent when neither is a constant multiple of the other on an interval I. If in general a set of n functions f1 up to fn is linearly dependent if at least one of them can be expressed as a linear combination of the other. ये अब पहले वो जो रूल बताया था वो किसके लिए था? दो फंक्शंस के लिए. और अब क्या कर रहे हैं जी कि अगर n नंबर ऑफ फंक्शंस हों तो उस वक्त लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे कि अगर हम किसी एक फंक्शन को दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकें. अब अगर पिछली एग्जांपल देखें या ये जो हमारे सामने एग्जांपल ये लिखी हुई है उसमें क्या हुआ था? f1 इज इक्वल टू हमने लिख लिया था c2 ओवर c1 f2. तो हम कह सकते हैं कि f1 को हमने एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सपोज 3 वेक्टर हो जाते तो मैं अगर उसे यूं लिख सकता 3 ओवर c1 f3. तो इसका मतलब है मैंने f1 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f2 f3 लिखा है, लिहाजा ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं. ये कहने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ फंक्शंस n होंगे तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर हमारे लिए ये पॉसिबल हो कि हम एक फंक्शन को दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकें तो. ओके जी, अब एग्जांपल्स पे आते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए ये एक फंक्शन है f1x sin 2x, दूसरा फंक्शन है sin x cos x. तो हम देख सकते हैं कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया दोनों फंक्शंस का c1 sin 2x प्लस c2 sin x cos x. तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं हाफ साइन 2 sin x cos x. गोया हमने इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया माइनस साइन. ये देखिए राइट साइड पे 0 था ना, उस 0 को हम तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया. इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x. अगर हम c1 1/2 ले लें और ये कहता है c2 जो है ये लिखना चाहिए c2 दैट इज -1. देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है असल में देखें ये लिखें sin 2x और ये क्या है ये दूसरा फंक्शन है. ठीक है ओके. तो अगर c2 इसमें ले लें, ये देखें c2 की जगह ये आ गया, ये देखें ये इसके लिए और c1 के लिए ये. तो c1 और c2 की ये अगर चॉइस हो तो फिर क्या कहेंगे दीज फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट. ओके हमारे जो कांस्टेंट्स हैं c1 c2 नॉन जीरो हैं, लिहाजा हम कहेंगे फंक्शंस क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है. ओके ये दूसरी एग्जांपल कंसीडर की गई है f1x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, f2x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, f3x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, f4 tan स्क्वायर x. तो चारों फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया. इसको फिर लिख सकते हैं c1 cos स्क्वायर x, c2 sin स्क्वायर x, यानी f1 f2 f3 और f4 की जगह वैल्यूज रख दी. जब यूं लिख सकते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करें ना अगर तो हमारे पास ये राइट साइड 0 बन जाती है. यानी ये जो था ना इसमें इसको इकट्ठा कर लिए दोनों को और इसमें c1 c2 इस तरह से जो है एडजस्ट किए ना, c1 c2 की वैल्यू 1 ले लें अगर और इसी तरह c3 और c4 की वैल्यू स्पेसिफाई करें, ये देखें तो ये हमारे पास 0 आ जाता है. इसका मतलब है c1 c2 1 ले लें, c3 -1 और c4 1 ले लें. ये अगर चॉइस ले ली जाए स्ट्रेट वे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन जाता है. इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं. ये फंक्शंस क्या हैं लीनियरली डिपेंडेंट. हम एक और तरह से भी लीनियर डिपेंडेंस डिफाइन कर सकते हैं. ए सेट ऑफ फंक्शंस f1 f2 fnx is said to be linearly dependent on an interval I if at least one function can be written as a linear combination of the remaining function. ये थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है. ओके नेक्स्ट है हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं f1 f2 और f3 f4.
are linearly dependent on the interval 0 infinity, since f2 can be written as a linear combination of f1, f3 and f4. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि f2 क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है। आप ये चॉइसेस रखिए, क्या चॉइसेस, यानी f1 ये वाला जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, f3 को 5 से मल्टीप्लाई करें और f4 को 0 से मल्टीप्लाई करें। अब वह देख सकेंगे कि f2 आ जाता है, लिहाजा हम f2 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1, f2, f1, f3 एंड f4 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। अब एक और क्राइटेरिया आपको सिखाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रॉन्स्कियन, पहली बात तो हम देखेंगे रॉन्स्कियन होता क्या है, फिर इसकी मदद से भी हम फंक्शंस की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये n फंक्शंस हैं, f1, f2, fn, ये n-1 डेरिवेटिव्स इनके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है जी, पहली रो में सारे फंक्शंस को लिख दिया, फिर दूसरी रो में उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और आखिरी रो जो है उसके n-1 डेरिवेटिव से बनती है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं रॉन्स्कियन है ऑफ फंक्शंस f1, f2 and fn, and is denoted by this w into of f1, f2 and fn. That means this is a Wronskian of functions f1, f2, fn. अब क्राइटेरिया जी, अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ फंक्शन है, n फंक्शंस हैं जिनके n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको Wronskian कैलकुलेट कीजिए। If the Wronskian is non-zero, तो then the functions are linearly independent on any interval I, जिस पे हम वो बात कर रहे हैं जी। In other words, if f1, f2, fn possess at least n-1 derivatives and are linearly dependent on I, then इसका उलट क्या होगा कि अगर ये 0 आ जाए, नॉन जीरो हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और रॉन्स्कियन अगर 0 आए तो फिर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे फंक्शंस। हम एक एग्जांपल के जरिए इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए, हमने दो फंक्शंस कंसीडर किए, y1 e पावर अल्फा x cos बीटा x एंड y2 इज इक्वल टू e पावर अल्फा x sin बीटा x। ओके, हम इसको रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। इसको रॉन्स्कियन को यूं भी लिख सकते थे आसानी के लिए, y1 y2। ओके, हम देखते हैं कि रॉन्स्कियन में क्या होता है जी, पहली रो जो होती है वो फंक्शन होती है। तो आप गौर कीजिए, तो ये वो फंक्शंस हैं दोनों। अब इसके ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ है, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ है। अब अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट ओपन करता हूं तो आप सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको, तो यू विल गेट बीटा इंटू ई रेज पर 2 अल्फा एक्स। अब ये x की भले कुछ भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, दिस टर्म इज नॉन जीरो, सो दिस Wronskian is non-zero, so the given functions are linearly dependent. ये दूसरी एग्जांपल है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। sin 2x है, 1 माइनस cos 2x है। इसको पहला Wronskian कैलकुलेट किया, पहला रो जो है वो सिंपली फंक्शन है, दूसरा रो जो है इस डिटर्मिनेंट का वो क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 0। वेरीफाई, आप इसको सिंपल वेरीफाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट 0। इसका मतलब है ये जो गिवन फंक्शंस हैं, दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखा, ये जो रॉन्स्कियन का या क्राइटेरिया है, इट इज वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल, कि पर्टिकुलरली जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, उनको चेक करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है।
वरना जो लीनियर अलजबरा में हम पढ़ते हैं वो जीरो रख के और फिर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो यकीनन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, या इस तरह से अगर एप्लीकेबल होता तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो रॉन्स्कियन ने जिंदगी थोड़ी आसान कर दी टू चेक द डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। ये तीसरी एग्जांपल है, इसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी नॉन जीरो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी, लिहाजा ये फंक्शन लीनियरली जी इंडिपेंडेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा जी, इसकी समरी देख लेते हैं। हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी क्या होती है, फिर इसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होती है। फिर हमने देखा कि जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस शक्ल की होती है, कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतनी उसके साथ इनिशियल कंडीशंस होंगी। फिर उसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में हमने थ्योरम पढ़ा और उसकी कंडीशंस स्पेसिफाई की कि किन कंडीशंस के तहत वो यूनिक होता है सॉल्यूशन और एग्जिस्ट भी करता है। फिर हमने देखा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसके सॉल्यूशन पे बात की, और उसके बाद हमने लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने रॉन्स्कियन का कंसेप्ट पढ़ा और इस रॉन्स्कियन की मदद से डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करने का तरीका सीखा कि अगर रॉन्स्कियन जो है नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर वो नॉन जीरो आए रॉन्स्कियन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर जीरो आए तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए, आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।